नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक चैनल पर। तो दोस्तों, आज की हमारी बुक का नाम है आउटलायर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस, जिसके ऑथर हैं दोस्तों मैल्कम ग्लैडवेल। और ये बुक उनकी बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है दोस्तों। आमतौर पर जब भी बेहद ज़्यादा सफल लोगों के बारे में कोई कहानी बताई जाती है तो उस कहानी में इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता और एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा पर ध्यान दिया जाता है। आउटलायर्स में मैल्कम ग्लैडवेल तर्क देते हैं कि सफलता की सच्ची कहानी बहुत ही ज़्यादा अलग होती है दोस्तों। और अगर हम यह समझना चाहते हैं कि क्यों कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं तो हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी जुटानी पड़ेगी दोस्तों, जैसे उनका परिवार, उनका जन्म स्थान, उनके जन्म की तिथि एक्सेट्रा दोस्तों। सफलता की कहानी शुरुआत में जितनी ज़्यादा मज़ेदार नज़र आती है दोस्तों, उससे कहीं ज़्यादा जटिल और बेहद रोचक होती है। इस वीडियो समरी को लास्ट तक देखने पर आपको पता चलेगा कि बीटल्स और बिल गेट्स में क्या समानता है और गणित में एशिया के लोगों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण सफलता का क्या कारण है दोस्तों। दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों की जीत के पीछे कौन कौन सी बातें छिपी हुई हैं और न्यूयॉर्क के सभी शीर्ष वकीलों के बायोडाटा एक जैसा क्यों नहीं है दोस्तों। इस बुक समरी में ये सब पीढ़ी, परिवार, संस्कृति और सामाजिक वर्ग को आधार बना करके समझाया गया दोस्तों। ऑथर कहते हैं दोस्तों कि अगर आप सिलिकॉन वैली के अरबपति बनना चाहते हैं तो ये मायने रखता है कि आप किस साल में पैदा हुए थे। आउटलायर्स वे लोग जिनकी उपलब्धियां सामान्य से अधिक होती है दोस्तों। एक विचित्र यानी कि एक डिफरेंट और अनएक्सपेक्टेड तर्क यानी कि लॉजिक को फॉलो करते हैं दोस्तों। और उस तर्क को स्पष्ट करते हुए ऑथर मानव क्षमता को अधिक बनाने का एक रोचक और एक विचार उत्तेजक नक्शा प्रदान करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस बुक समरी की शुरुआत करते हैं इस बुक के इंट्रोडक्शन से। एक आउटलायर कौन होता है दोस्तों? आउटलायर्स वो इंसान होते हैं जो बाकियों से बिल्कुल अलग होते हैं। वे भीड़ का हिस्सा नहीं होते बल्कि कुछ अलग और अनोखे होते हैं दोस्तों। ऐसे लोग जो सफलता की चोटी छूते हैं आउटलायर्स जीनियस होते हैं दोस्तों। और इनके अंदर हम एथलीट्स, रॉक स्टार, बिजनेस टाइकून और दुनिया के बिलियनियर लोगों को शामिल करते हैं। मगर उनका राज क्या है दोस्तों? हम अक्सर ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होते हैं। उनकी गरीब से अमीर बनने की कहानी हमें इंस्पायर करती है। हम ऐसे लोगों के बारे में बहुत सी बातें जानना चाहते हैं, जैसे कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, वे कैसे रहते हैं दोस्तों, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या उनमें कोई खास टैलेंट है। ऐसे बहुत से सवाल हमारे दिमाग में उठते रहते हैं। हमें लगता है कि अपनी किसी खास क्वालिटी की वजह से वे लोग कामयाब हुए हैं दोस्तों, मगर असलियत कुछ और ही है दोस्तों जो हमें दिखाई नहीं देती। इस किताब में हमें कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी जो हमें बताएंगी कि सक्सेस को लेकर के हमारी सोच कहाँ पर गलत है। हमारे हिसाब से सक्सेस सिर्फ एक पर्सनल चीज़ है दोस्तों। हमें लगता है कि जो लोग अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने सब कुछ अपने दम पर यानी कि अपने बलबूते पर हासिल किया है। उनकी कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनकी ही काबिलियत है। तो क्या सिर्फ टैलेंट होने से ही काम चल जाएगा? उनकी अपब्रिंगिंग क्या है दोस्तों? उन लोगों का क्या जो उनकी कामयाबी के पीछे क्या है? उनकी सोसाइटी और कल्चर जिससे वे बिलोंग करते हैं दोस्तों। इन आउटलायर्स की कहानी पढ़ करके हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमें इनसे सीख ले करके सक्सेस को नए नज़रिए से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी दोस्तों। आप सभी ने कनेडियन हॉकी के खेल के बारे में तो सुना ही होगा दोस्तों। हॉकी कनाडा का पॉपुलर स्पोर्ट है दोस्तों। वहाँ के लड़के इसे किंडरगार्टन से ही खेलना शुरू कर देते हैं। हर साल स्कूलों में हॉकी टीम लीग होती है, मगर सवाल ये है कि वे अपनी नेशनल टीम के लिए बेस्ट प्लेयर्स कैसे चुनते हैं। और ये बात गौर करने वाली है दोस्तों कि ज़्यादातर बेस्ट हॉकी प्लेयर्स केवल जनवरी और मार्च के बीच पैदा होते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया दोस्तों? इसका सीक्रेट ये है दोस्तों कि हॉकी कोच क्लास के सबसे बड़ी एज वाले लड़कों को ही चुनते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़का दिसंबर में पैदा हुआ तो उसे टीम में नहीं चुना जाएगा। बड़ी एज वाले लड़के फिजिकली ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए उन्हें चुना जाता है। एज में महीनों का गैप लड़कों की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर देता है। 9 से 10 की उम्र के बीच वाले लड़कों का चुनाव इसी हिसाब से किया जाता है दोस्तों। जो लड़के उम्र में बड़े होते हैं उन्हें कोच ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें बाकियों से 3 गुना ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है दोस्तों। अपने टीन्स यानी कि अपनी जवानी के दिनों तक पहुंचने पर ये लड़के हॉकी के खेल में एक्सपर्ट हो चुके होते हैं दोस्तों। और फिर उन्हें बड़े लीग्स खेलने के लिए आगे भेज दिया जाता है।
यही सिलेक्शन प्रोसेस बाकी खेलों के लिए भी है दोस्तों। एज डिफरेंस ओलंपिक में भी काफ़ी मायने रखता है दोस्तों। साल के दूसरे हिस्से के महीनों में पैदा हुए बच्चों का टैलेंट अक्सर अनदेखा ही रह जाता है दोस्तों। छोटी उम्र वाले बच्चों को अक्सर स्पोर्ट्स में उतना इंकरेजमेंट नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए, पर उन्हें भी उतना ही सपोर्ट और मौका मिले तो उनका हुनर भी निखर सकता है दोस्तों। हो सकता है कि उनमें से कोई भी और सक्सेसफुल एथलीट बन जाए। कनाडा की नेशनल हॉकी टीम इसी कोइंसिडेंस की वजह से ही आउटलायर्स बनी है। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके प्लेयर्स पहले पैदा हुए थे और फिजिकली मजबूत थे। उन्हें सक्सेसफुल होने का मौका दिया गया था और इसी तरह से एक के बाद एक उन्हें मौके मिलते रहते हैं। हमारा समाज उन्हीं को ज़्यादा मौके देता है दोस्तों जो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उनके लिए हर दरवाज़ा खुला होता है जो उनका स्टेटस और भी ज़्यादा ऊंचा कर देता है, और वे लोग जो फेल होते हैं उन्हें समाज डिसमिस कर देता है, क्योंकि ये हमारा सक्सेस को देखने का नज़रिया है दोस्तों। हम केवल पर्सनल अचीवमेंट को इस सब कुछ समझते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम किसे मौका दे रहे हैं और किसे नहीं। सक्सेसफुल होने में इसका भी सबसे बड़ा हाथ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं 10,000 आवर रूल के बारे में। जब आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती दोस्तों। 1990 में बर्लिन के एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एक स्टडी की गई दोस्तों, जिसमें साइकोलॉजिस्ट का एक ग्रुप ये पता करना चाहता था कि प्रैक्टिस और टैलेंट सक्सेस के लिए कितने ज़्यादा जरूरी हैं दोस्तों। क्या दुनिया का सबसे ज़्यादा अच्छा गिटार बजाने वाला व्यक्ति अपनी टैलेंट की वजह से ऐसा कर पाता है, या फिर ये उसकी प्रैक्टिस का नतीजा है? साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस में लगाते हैं वे उतना ही अच्छा गिटार बजा पाते हैं दोस्तों। बच्चे जैसे जैसे बड़ा होते रहते हैं उतना ज़्यादा वक्त वे अपनी प्रैक्टिस को देते हैं, और 20 साल की उम्र तक आते आते वे दुनिया के सबसे अच्छे गिटार बजाने वाले बन जाते हैं दोस्तों। और उन्होंने पहले से ही 10,000 घंटों की प्रैक्टिस कर चुकी होते दोस्तों। और यही स्टडी दूसरे जगह पर भी की गई दोस्तों, जो कि पियानो बजाने वाले थे जो एमेच्योर थे दोस्तों। उन्होंने बचपन से ही 2000 घंटे की प्रैक्टिस की थी, मगर प्रोफेशनल लोग हर साल अपनी प्रैक्टिस का टाइम बढ़ा देते हैं दोस्तों, और 20 साल के होते होते वो 10,000 घंटों की प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। और साइकोलॉजिस्ट को पता लगता है कि इसमें नेचुरल जैसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई म्यूजिशियन नहीं हुआ जो कम प्रैक्टिस करके भी बेस्ट म्यूजिशियन बन पाया हो दोस्तों। किसी भी चीज़ में वर्ल्ड क्लास बनने के लिए आपको कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। बाकी स्टडीज़ में भी ये जादुई नंबर प्रूव हो चुका है। म्यूजिशियन से लेकर के एथलीट, राइटर या फिर कोई क्रिमिनल मास्टरमाइंड तक, सबको टॉप तक पहुंचने के लिए 10,000 घंटों की प्रैक्टिस करना जरूरी है दोस्तों। ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग को किसी भी चीज़ का मास्टर बनने, उसमें महारत हासिल करने के लिए 10,000 घंटे तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों। लेकिन सच तो ये बात है कि हर कोई 10,000 घंटे किसी काम के अंदर स्पेंड नहीं कर सकता। इसे आप खुद से अचीव कर सकें ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। जब आप छोटे होते हैं तो आपके पेरेंट्स सपोर्टिव होने चाहिए दोस्तों। बड़े होने के बाद आपके पास इतना ज़्यादा खाली टाइम होना चाहिए कि आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन अगर आप गरीब हैं और काम करना आपकी मजबूरी है दोस्तों, तब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप प्रैक्टिस कर सकें। और ऐसे में 10,000 घंटे की प्रैक्टिस होना किसी बड़े मौके से कम नहीं है दोस्तों। आप बिल गेट्स का उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों। वो 8th क्लास से ही प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं। ये उनके लिए खास अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि 1960 का वक्त था दोस्तों। उस टाइम में सिर्फ अमीर लोगों के पास ही कंप्यूटर होता था। बिल गेट्स के पिता एक वकील थे और उनकी माँ अमीर घर की थी। उन्होंने बिल गेट्स को सिएटल के एक एलाइट स्कूल लेक साइड में डाला था, जो 1968 में कुछ ऐसे गिने चुने स्कूलों में शामिल था जहां पर एक कंप्यूटर क्लब था। और 8वीं क्लास से उन्होंने प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर दी थी दोस्तों। जब बिल गेट्स कॉलेज से निकले तो माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट करने की तैयारी में थे दोस्तों। उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 10,000 घंटों से ज़्यादा की प्रैक्टिस कर ली थी। वे एक बहुत ही अच्छे प्रोग्रामर और एक एंटरप्रेन्योर थी, मगर बिल गेट्स को वो खास मौका मिला। जैसा कि वो खुद कहते हैं, मैं बहुत लकी था। एक आउटलायर बनने के लिए आपको एक खास अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है दोस्तों।
आपको वो लकी मौका मिलना चाहिए जिससे आप खुद को प्रूव कर सके। अगर आपके पास हट करके टैलेंट है तो आपको एक हट करके मौके की भी सख्त जरूरत होती है दोस्तों। बीटल्स, ऊपर देखो, एक नज़र डालो उस आदमी पर जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना कोई खानदान था, ना ही सर पर किसी का हाथ, मगर आज वो जो भी है सिर्फ अपने दम पर। ये शब्द रॉबर्ट विनथ्रोप ने बेंजामिन फ्रैंकलिन के स्टैचू से पर्दा उठाते हुए कहा था दोस्तों। तो क्या सच में आउटलायर्स ऐसे ही होते हैं? हम सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ करके ऑब्सेस हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि अपनी लाइफ की शुरुआत में वे सभी बहुत ही ज़्यादा मामूली होते हैं दोस्तों, मगर उन सभी ने मुश्किलों का सामना किया होता है, क्योंकि उन सभी के पास कोई ना कोई खूबी होती है। उनके सफलता के पीछे जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती वो है अपॉर्चुनिटी। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन को बहुत से मौके मिले और एडवांटेजेस भी दोस्तों। आउटलायर्स की सक्सेस के पीछे उनके पेरेंट्स और उनकी कम्युनिटी का भी हाथ होता है दोस्तों। एक तरह से वे अपने कल्चर और अपने पूर्वजों की लेगेसी के एहसानमंद होते हैं दोस्तों। अगर हमें ये जानना है कि कोई इंसान कैसे सक्सेसफुल बनता है तो सिर्फ उसकी क्वालिटी जानना ही काफ़ी नहीं है दोस्तों। हमें ये भी जानना होगा कि वो आदमी कब और कहाँ पैदा हुआ और कहाँ पर पला और बड़ा हुआ। अब जैसे कि बीटल्स को ही ले लो, पॉपुलर होने से पहले उनको हैम्बर्ग जर्मनी में अपने खास मौका मिला था दोस्तों। ये 1960 की बात है। उस वक्त बीटल्स सिर्फ एक हाई स्कूल बैंड हुआ करता था। उन दिनों हैम्बर्ग में स्ट्रिप्स क्लब्स की भरमार थी दोस्तों। ऐसे में ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए रॉक बैंड काफ़ी डिमांड में थी। वही एक ब्रूनो नाम का क्लब हुआ करता है दोस्तों, जहां पर लिवरपूल, इंग्लैंड के कई बैंड्स बुलाए जाते थे। क्लब का मालिक फिलिप नार्मन चाहता था कि उसके क्लब में बैंड लगातार घंटों तक बजता रहे। जैसे जॉन लेलन ने हैम्बर्ग में अपने एक्सपीरियंस के बारे में कहा था, हम और भी ज़्यादा बेहतरीन होते जा रहे हैं और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है दोस्तों। हम बहुत बढ़िया करने की कोशिश करते थे पूरे दिलो जान से, ताकि हम इसमें अपना बेस्ट दे सकें। हर रात हैम्बर्ग के क्लबों में बीटल्स पूरे 8 घंटों तक बजाता रहता था। इस प्रैक्टिस से उसकी क्रिएटिविटी, उनका स्टैमिना और डिसिप्लिन बढ़ने लगा। लिवरपूल में वे एक ही गाना 1 घंटे तक बजाते थे, मगर हैम्बर्ग में उन्हें इसके डिफरेंट वर्जन बजाने पड़ते दोस्तों। वे 8 घंटे कवर करने के लिए रॉक और जोज भी बजाया करते दोस्तों। और 18 महीने के अंदर बीटल्स हैम्बर्ग में 270 रातों की परफॉर्मेंस दे चुके थे। जब 1964 में जब वे पॉपुलर हुए तब तक वे 1200 से ऊपर लाइव परफॉर्मेंस दे चुके थे। यही चीज़ थी कि जो बाकी के रॉक एंड रोल बैंड से अलग थी दोस्तों, और उनको अलग करती थी। लाइव ऑडियंस के साथ उनकी प्रैक्टिस बाकियों से ज़्यादा थी। हैम्बर्ग में बीटल्स को काफ़ी मौके मिले दोस्तों। उन्हें हैम्बर्ग जर्मनी के कल्चर और कम्युनिटी का भी फ़ायदा हुआ। जैसे कि फिलिप नार्मन ने कहा था, जब वे वहाँ रहते थे तो कुछ खास नहीं थे, मगर जब से वो वहाँ से लौटे हैं तो वे बेहतरीन हो गए थे। सबसे अलग उनका कोई मैच नहीं था दोस्तों, उनके जैसा कोई नहीं था। इस तरह से उनकी शुरुआत हुई। हिस्टोरियंस ने ह्यूमन हिस्ट्री के 75 यानी कि 75 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट बनाई। उन्होंने इनमें फेराओ और क्लियोपैट्रा के टाइम से लेकर के उसके बाद तक के लोगों को शामिल किया। उन्होंने दुनिया के हर कोने से सबसे अमीर लोग ढूंढने की कोशिश की, और हैरानी की बात तो ये थी दोस्तों कि उनमें से 20% लोग सिर्फ अमेरिका के एक ही खानदान से थे। एंड्रयू कार्नेगी इस लिस्ट में हैं। वे 1835 में पैदा हुए दोस्तों। जेपी मॉर्गन 1837 में पैदा हुए थे, जबकि जॉन रॉकफेलर 1839 में पैदा हुए थे। इन 75 अमीर लोगों में 11 दूसरे अमेरिकन भी शामिल हैं। ये सब 1830 से 1840 के बीच पैदा हुए थे। वो सब के सब बेहद अमीर थे। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था दोस्तों? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अगर हम ध्यान से देखें तो पता लगेगा कि 1860 से 1870 के बीच अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़े बदलाव आए थे। ये वो टाइम था जहां पर वॉल स्ट्रीट डेवलप हो रहा था, स्टील मैन्युफैक्चरर होने लगा था दोस्तों, रेल रोड्स कॉन्ट्रैक्ट ये सभी बन रहे थे दोस्तों। अमेरिकन इकोनॉमी ट्रेडिशनल से मॉडर्न हो रही थी दोस्तों। इस लिस्ट में शामिल सारे आउटलायर्स को इस इकोनॉमिक बूम के हिसाब से सही वक्त मिला था। 1840 में पैदा हुए लोग बहुत छोटे थे और 1820 में पैदा हुए लोग बहुत बड़े थे दोस्तों। कार्नेगी, मॉर्गन और रॉकफेलर की उम्र बिल्कुल सही थी और उन्हें इसी बात का फ़ायदा मिला।
कि वे अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का बेस्ट बेनिफिट ले सकें। इन अमीर लोगों के पास टैलेंट भी था और विजन भी, पर सबसे बढ़कर जो उनके पास था उन हॉकी प्लेयर्स की तरह एक चीज़ थी, वो थी उनकी स्पेशल अपॉर्चुनिटी। वे फाइनेंस और स्टील इंडस्ट्री में राज करने के लिए आए थे क्योंकि वे सही वक्त और सही जगह पैदा हुए थे दोस्तों। बिल गेट्स और स्टीव जॉब, चलिए सिलिकॉन वैली के आउटलायर्स पर एक नज़र डालते हैं दोस्तों। उन्हें अपनी स्पेशल अपॉर्चुनिटी 1975 में मिली थी, जब पर्सनल कंप्यूटर आल्टेयर 8800 लॉन्च हुआ था। पुराने कंप्यूटर मॉडल काफ़ी भारी भरकम और महंगे हुआ करते दोस्तों, लेकिन अल्टेयर की कीमत सिर्फ $397 थी। इसे खुद ही घर में असेंबल किया जा सकता था, कोई भी इसे खरीद सकता दोस्तों और इसका इस्तेमाल कर सकता था। 1975 यानी कि 1975 से पर्सनल कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ था दोस्तों। अगर उस वक्त आप बहुत ज़्यादा छोटे या फिर बहुत बूढ़े होते तो वो स्पेशल अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती, पर अगर आप 1958 के बाद पैदा हुए होते तब आप हाई स्कूल में होते। लेकिन अगर आप 1952 से पहले जन्मे होते तो शायद आप IBM में जॉब कर रहे होते दोस्तों। 1975 में IBM सिलिकॉन वैली की एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी बन चुकी दोस्तों। ये कंप्यूटर के मेन फ्रेम प्रोड्यूस करके बिलियंस कमा रही थी दोस्तों। जो जॉब करने की उम्र में थे पहले से ही कंपनी में मौजूद थे दोस्तों और अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वे ओल्ड पैराडिगम को बिलोंग करते दोस्तों। उनको स्पेशल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। पर्सनल कंप्यूटर के रिवॉल्यूशन के दौर में पैदा होने की सही उम्र 1955 में पैदा होने वालों की थी, क्योंकि 1975 में ये जनरेशन सीधे कॉलेज से निकल कर आई थी। उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वे मॉडर्न कंप्यूटर के फील्ड में पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर सके। 1955 यानी कि 1955 में पैदा हुआ सॉफ्टवेयर बिलियनियर कौन है? बिल गेट्स। अक्टूबर 28, 1955 में पैदा हुए दोस्तों। उनके माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर पॉल एलन जनवरी 21, 1956 में पैदा हुए थे। दोनों ने साथ ही लेक साइड में पढ़ाई की थी। दोनों बेस्ट फ्रेंड भी थे दोस्तों और लेक साइड कंप्यूटर क्लब के मेंबर्स भी थे। स्टीव जॉब्स फरवरी 24, 1955 में पैदा हुए थे। जॉब गेट्स की तरह बचपन से ही अमीर नहीं थे, उन्हें एडॉप्ट किया गया था, मगर उनकी परवरिश माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में हुई थी। ये जगह सिलिकॉन वैली के सेंटर में थी दोस्तों। स्टीव जॉब्स ऐसे आस पड़ोस में पले बड़े थे जहां पर हैवलेट पैकार्ड के इंजीनियर्स रहते थे। उन्होंने HP साइंटिस्ट के फॉर्म अटेंड किए थे दोस्तों। वे माउंटेन व्यू की फ्लू मार्केटिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट बेचा करते दोस्तों। जब स्टीव जॉब 21 की उम्र में थे तब उन्हें बिल हैवलेट का एक नंबर फ़ोन बुक से मिला। उन्होंने HP के को फाउंडर को फ़ोन करके पूछा कि क्या उन्हें स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है। जॉब्स ने न केवल स्पेयर पार्ट बेचे बल्कि उन्हें HP में समर जॉब भी मिल गई थी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि USA के सारे बिजनेस टाइकून्स 1955 और 1830 के बीच में ही पैदा हुए, मगर उनकी स्टोरीज में ये आम बात है। हम इंडिविजुअल्स अचीवमेंट देखने में इतने खो जाते हैं दोस्तों कि हम पैटर्न नहीं देख पाते। इन सभी सक्सेसफुल लोगों को खास मौके मिले और उन्होंने इन सभी मौक़ों को लपका और इनका पूरा फ़ायदा उठाया। वे ऐसे टाइम में पैदा हुए थे जब सोसाइटी उन्हें उनके हार्ड वर्क का पूरा इनाम दे सकती थी। उनकी सक्सेस सिर्फ उनकी कमाई हुई नहीं है, जिस दौर में वे पैदा हुए उसका भी उनकी सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं एशियंस और मैथ के बारे में। आप सभी ये तो जानते होंगे दोस्तों कि एशिया के लोग मैथ के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? एशियंस मैथ में क्यों अच्छे होते हैं? आप कहेंगे कि शायद इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये सोचना मुश्किल है कि इनके कल्चर में ही कुछ गहराई से छुपा हुआ दोस्तों। एशियंस अपने कल्चर लेगेसी की वजह से मैथ में आउटलैस होते हैं। उनके पास लॉजिकल नंबर नेमिंग और काउंटिंग सिस्टम है। चाइनीज में नंबर वर्ड्स बहुत छोटे हैं दोस्तों। 7 उनके यहाँ क्याऊ आई है और 4 यहाँ पर ऐसा ही है। इंग्लिश में उन्हें 7 और 4 कहते हैं दोस्तों। तो चाइनीज में नंबर नेम याद रखना और बोलना आसान है क्योंकि वे छोटे हैं दोस्तों। हम 11, 12 और 13 इंग्लिश में काउंट करते हैं, पर हमने 16, 17, 18 क्यों नहीं कहते दोस्तों? 1, 2 और 13 क्यों नहीं कहते? चाइनीज, जैपनीज और कोरियंस के लिए नंबर सिर्फ 11 के लिए 10, 1, 12 के लिए 10 to 20 के लिए 2 10s और 21 के लिए
2 10 1 है। इंग्लिश में नंबर्स नेम इरेगुलर है दोस्तों, लेकिन एशियंस के लिए नंबर्स को ऐड करना ज़्यादा आसान है। जैसे 37 + 22 करने के लिए एक इंग्लिश फर्स्ट ग्रेड पहले 37 + 22 को नंबर्स में कन्वर्ट करेगा, फिर जोड़ेगा, मगर एशियंस के लिए 3 10 7 और 2 10 2 को प्लस करना और भी ज़्यादा आसान है दोस्तों, क्योंकि इक्वेशन उसके सामने ही है। जवाब 5 10 9 होगा। एशियन नंबर सिस्टम बिल्कुल सीधा है दोस्तों। एशियंस बच्चे वेस्टर्न बच्चों के मुकाबले जल्दी काउंटिंग करना, नंबर याद रखना और कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। उनके यहाँ फ्रैक्शन भी ज़्यादा आसान है दोस्तों, जैसे 3/5 इंग्लिश में 3/5 होगा। चाइनीज़ लोग कहते होंगे आउट ऑफ 5 पार्ट्स टेक 3। एक छोटा बच्चा भी फ्रैक्शन को वर्ड्स में बोल सकता है। न्यूमिनेटर को पहले ही डिनोमिनेटर से अलग किया जा चुका है दोस्तों। इंग्लिश में डिकेड नंबर जैसे 21 22 23 के लिए पहले आता है, मगर टीन्स के लिए यूनिट नंबर पहले आता है, जैसे 14 15 16 में। पहले से ही वेस्टर्न बच्चों का मैथ में दिल उब जाता है दोस्तों। मैथ कुछ समझ में नहीं आता, इसकी भाषा बहुत मुश्किल लगती है, इसके बेसिक रूल्स बहुत बेढंगे और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं दोस्तों। अपने सिंपल और लॉजिक नंबर सिस्टम की वजह से एशियन बच्चों को मैथ सिखाना मज़ेदार लगता है और इसके साथ उन्हें सीखना भी अच्छा लगता है। वे जल्दी और आसानी से इसे सीख जाते हैं, क्योंकि उनके नंबर से उनको ये एडवांटेज देते हैं दोस्तों। तो इस बात से ही पता चलता है कि क्यों एशियंस मैथ में टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ईस्ट और वेस्ट के नंबर सिस्टम के बीच का डिफरेंस इस बात का इशारा करता है कि मैथ में अच्छा होना भी किसी ग्रुप के कल्चर से जुड़ा हो सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें उधर राइस पैडलर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। चाइनीज़ लोग हजारों सालों से चावल की खेती करते आ रहे हैं। उनकी अनोखी चावल उगाने की टेक्निक को कई दूसरे एशियन देशों में भी अपनाया गया। राइस कल्टीवेशन का प्रोसेस बहुत मेहनत वाला होता है दोस्तों। ये वीट यानी कि गेहूं की तरह नहीं है दोस्तों कि बस खेत तैयार किया और बोना शुरू कर दिया। चावल उगाने के लिए किसानों को पेडीज बनानी पड़ती है दोस्तों। पेडीज यानी कि आपने जब फसल को देखा होगा तो उसके कुछ गुच्छे बनाए जाते हैं और इसमें पानी की भरपूर सप्लाई होनी ज़रूरी है दोस्तों। किसान पानी की सप्लाई के लिए चैनल्स और ड्राई क्लिक्स बनाते हैं दोस्तों। फिर मुलायम मिट्टी में चावल के पौधों को प्लांट किया जाता है, यानी कि बोया जाता है। फर्टिलाइज़र के लिए चाइनीज़ इंसान खाद और बाकी ऑर्गेनिक मटेरियल्स इस्तेमाल करता है दोस्तों। राइस कल्टीवेशन का काम पूरा परिवार मिल करके करता है। किसान का परिवार, रिश्तेदार और दोस्त सब इस काम में मदद करने के लिए आते हैं। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि चावल के पौधे अच्छे से प्लांट किए जाए। जब चावल तैयार हो जाता है सब मिलकर के फसल काटते हैं दोस्तों। राइस पैडी बहुत ही छोटी होती हैं, एक होटल के कमरे जितनी साइज की। इस खेत में 2 या 3 राइस पैडीज ही बन सकते हैं दोस्तों। एक चाइनीज गांव सिर्फ 540 एकड़ जमीन से ही खुद के लिए चावल उगा सकता है दोस्तों। अमेरिका में 450 एकड़ का खेत तो एक फैमिली के पास ही होता है दोस्तों। वेस्टर्न और ईस्टर्न एग्रीकल्चर में भी यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। मिड वेस्टर्न अमेरिका में फार्म्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और इसलिए वो मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ ह्यूमन एफर्ट कम होता है दोस्तों और मशीन की मदद से फार्मर ज़्यादा फसल उगाता है। चाइनीज़ और बाकी एशियंस के पास इक्विपमेंट नहीं होते। ज़्यादा फसल उगाने के लिए वे ज़्यादा वक्त देते हैं और एफर्ट करते हैं। राइस पेड़ी छोटी होती है दोस्तों, मगर फार्मर इसे जानबूझ करके इस्तेमाल करता है क्योंकि वे राइस की क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहते। और अगर ज़्यादा फसल चाहिए तो किसान ज़्यादा मेहनत भी करता है दोस्तों। और यूरोपियन फार्मर विंटर के दिनों में खाली बैठे रहते हैं। इन दिनों में उनके पास कुछ भी काम नहीं होता, वे लोग सोते रहते हैं। ग्रैहम रोब एक हिस्टोरियन ने लिखा है, फ्रांस जैसे देशों में किसानों की हालत 19th सेंचुरी में भी ये है कि बहुत दिनों तक खाली बैठने के बाद ही थोड़ा काम करने का मौका मिलता है। चाइनीज फार्मर कभी भी खाली नहीं बैठता दोस्तों। गर्म मौसम में वो बैम्बू हैट्स यानी कि वो सिर पे लगाने वाली कैप और बकेट बना करके बेचता है और राइस पेडीज की मरम्मत करता है। वो ड्राई बीन कर्ड और टोफू बनाता है दोस्तों। जब फार्मिंग सीजन नहीं होता तो चाइनीज लोग पैसा कमाने के लिए बाकी के छोटे मोटे काम करते रहते हैं। जब स्प्रिंग का मौसम आता है तो चाइनीज फार्मर फिर से सुबह सवेरे अपने खेतों में चला जाता है। 20 गुना ज़्यादा चावल उगाना
गेहूं या मक्का उगाने से 20 गुना ज़्यादा मेहनत का काम करना पड़ता है दोस्तों। और उससे एक चाइनीज फार्मर राइस पैडीज में हर साल 3000 घंटे काम करता है। किसान की कड़ी मेहनत इस चाइनीज कहावत में नजर आती है दोस्तों। सर्दियों में आलसी आदमी जम करके मर जाता है और खाने के लिए भगवान की तरफ मत देखो, बल्कि दोनों हाथों से काम करते हुए देखो। और आखिरी वाला रसियन कहावत से बिल्कुल अलग है, अगर भगवान नहीं लगाएगा तो धरती नहीं देगी। ईस्टर्न एग्रीकल्चर ज़्यादा मेहनती वाले होते हैं दोस्तों और प्रैक्टिकल भी। राइस पैडीज एशियन फार्मर की कड़ी मेहनत की झलक है दोस्तों। उन्होंने अपनी मेहनत से ही नेचर के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपनी गरीबी पर जीत हासिल की, क्योंकि हार्ड वर्क उनकी कल्चर लेगेसी का एक हिस्सा है दोस्तों। वे जहाँ जाते हैं अपनी इस क्वालिटी को साथ लेकर के जाते हैं दोस्तों। अब हमें पता चला कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ टैलेंट से ही काम नहीं चलता दोस्तों। उस टैलेंट की प्रैक्टिस करने के लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी जरूरी है दोस्तों। हमने अपब्रिंगिंग की भी बात की दोस्तों, क्योंकि आउटलायर्स ऐसे ही पैदा नहीं हुए, सही वक्त और सही जगह वे पैदा होते हैं और उसका भी उनकी सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ होता है दोस्तों। हालांकि किसी इंडिविजुअल की क्वालिटीज से उसकी सक्सेस को एक्सप्लेन करना आसान है दोस्तों, मगर वे सब क्वालिटी उन्हें अपने कल्चर से मिलती हैं। इन सब सक्सेस स्टोरी से हमें एक बात जो सीखने को मिलती है वो ये है कि हमारे पास जो है हमें उसका ही इस्तेमाल करना होगा। अगर हमें वो अपॉर्चुनिटी या फिर एडवांटेज मिले तो हमें अपनी कड़ी मेहनत को भी जोड़ना पड़ेगा और इस तरह हम आउटलायर्स बन सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आज की हमारी ये ऑडियो बुक समरी आप सभी को पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों। अगर आप अपना कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो आज की इस ऑडियो बुक समरी में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। लव यू ऑल दोस्तों, जय हिंद।